हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रविंद्रा जीएस में। पिछले क्लास में हम लोगों ने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है ना। ये हमारा अर्थ है और ये 0 डिग्री लाइन कह रहा है कि विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही। 0 डिग्री लाइन क्या है? हमारी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या मेडिटेरियन लाइन है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है। विषुवत वृत्त से जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, उत्तर और दक्षिण दोनों साइड में, उत्तर में और दक्षिण में भी अक्षांशों का आकार क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, देखो अक्षांशों का आकार घट रहा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं कि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण कोणीय दूरी की जो माप होती है, यानी उत्तर और दक्षिण में जो रेखाएं खींची जाती हैं वो क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। बल्कि इसमें क्या मतलब लिखा गया है कि वो देशांतर रेखाएं हैं। अगर यहाँ पर अक्षांश होता तब ये सही होता है। यही डेफिनेशन होती है अक्षांश रेखाओं की कि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अगर अक्षांश होता तो यहाँ पे क्या होता? ये सही होता है। यानी ये क्या हो जाएगा? तीसरा वाला गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? का नंबर 1 और 2 सही। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव वृत्त, है ना। देखो ये हमारी 0 डिग्री लाइन और 23.5 डिग्री पर नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ जो रेखाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा। जो नॉर्थ में रेखा है उसको कर्क रेखा और जो साउथ में रेखा है उसको मकर रेखा। तो कर्क रेखा में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी दूसरा वाला सही हो जाएगा। मकर रेखा क्या होती है? 23.5 डिग्री साउथ। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? 23.5 डिग्री साउथ, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव वृत्त। अब यहाँ पर 66.5 डिग्री पर जो लाइन होती है, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ वाले क्षेत्र में, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर ध्रुव वृत्त क्रमशः और दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी 4 वाला, और दक्षिण ध्रुव 66.5 डिग्री साउथ वाले यानी 1 वाला। इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? देखो ये इनमें से 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 सी नंबर वाला क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, इसको कंप्लीट कर दें पहले। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है ना। तो ऑप्शन बना दे पहले। ऑप्शन नहीं दिए गए हैं इसमें। का नंबर 1 और दोनों, 1 और 2 दोनों सुमेलित नहीं है। खा नंबर केवल 1 सुमेलित। गा नंबर केवल 2 सुमेलित। और घा नंबर सभी सुमेलित। ये ऑप्शन हो गया हमारे। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को शीत कटिबंध कहते हैं। इसको हम आगे बढ़े डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए थोड़ा जान लीजिए। ये 0 डिग्री है और ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है।
ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध ना कह के उष्ण कटिबंध कहते हैं। ये उष्ण कटिबंध है। तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन गलत। कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच के क्षेत्र को, यानी इसकी बात की जा रही, ये भी उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत कहलाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। यानी क्या है? एक और दो दोनों सुमेलित नहीं है, का वाला क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ये भी सुमेलित नहीं है और ये भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं आप कि एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है। देखो, अक्षांश और देशांतर क्या होता है? अगर नॉर्थ और साउथ की बात की जाएगी, नॉर्थ और साउथ में रेखाएं खींची जाएंगी तो क्या होती हैं? 0 डिग्री। फिर जो नॉर्थ में रेखाएं खींची जाती हैं, फिर साउथ में रेखाएं खींची जाती हैं, इनको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। और जो पूरब पश्चिम, यानी मान लो ये 0 डिग्री लाइन है और 0 डिग्री लाइन से जो पूरब पश्चिम में उत्तर और दक्षिण को मिलाते हुए रेखाएं खींची जाती हैं, ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करें? अक्षांशीय स्थिति, यानी हमको नॉर्थ और साउथ में जो रेखाएं हैं उनकी बात की जा रही। तो हम क्या करेंगे? पहले तो पूरब पश्चिम वाले को काट देंगे, यानी देशांतर रेखा की स्थिति को काट देंगे जो देशांतर रेखा को दर्शाता होगा। देखो, ये 45 डिग्री पूरब, ये भी देशांतर। 91 डिग्री पश्चिम, ये भी क्या हो जाएगा? देशांतर। तो ये भी नहीं होगा। अब अक्षांशीय स्थिति 91 डिग्री अक्षांश, 91 डिग्री नॉर्थ। देखो, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं होती हैं। 91 की अक्षांश रेखाएं नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। यानी सही आसन क्या हो जाएगा हमारा? 45 डिग्री साउथ या दक्षिण। यहाँ पर 45 डिग्री साउथ या दक्षिण की अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर। 5 नंबर देखते हैं। प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है? प्रधान यामोत्तर या अर्थात यही 0 डिग्री लाइन, जो 0 डिग्री देशांतर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर। या तो बोल देते हैं ग्रीनविच लाइन। और ग्रीनविच रेखा के साथ इसको बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, IST। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत या भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है? तो यानी 0 डिग्री लाइन देशांतर और 0 डिग्री लाइन भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहाँ पर काटती हैं? तो काटती हैं अटलांटिक महासागर में, अंध महासागर में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर। अटलांटिक को अंध महासागर भी कहते हैं। अटलांटिक को अंध महासागर भी कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अंध महासागर। छठा वाला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गोलोपर वृद्ध व्रत नहीं है? बड़ा व्रत। देखो, सभी अक्षांश रेखाएं वृद्ध व्रत यानी बड़ा व्रत नहीं बनाती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम उत्तर या दक्षिण में जाते जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। केवल 0 डिग्री लाइन वाली अक्षांश रेखा जो है वही वृद्ध व्रत बनाती है, ये 0 डिग्री लाइन वाली, यानी केवल 0 डिग्री लाइन वाली अक्षांश रेखा वृद्ध व्रत बनाती है। अब देखो देशांतर रेखाएं, सारी देशांतर रेखाएं क्या हैं? नॉर्थ से साउथ जुड़ी हुई हैं। सारी देशांतर रेखाएं नॉर्थ से साउथ जुड़ी हुई हैं। इन देशांतर रेखाओं में अगर भूमध्य रेखा के पास देखें तब तो गैप बड़ा है, जैसे नॉर्थ और साउथ में जाएंगे तो गैप छोटा होता चला जाएगा। बाकी इनका जो आकार है वो बराबर होता है, चाहे 0 डिग्री देशांतर को देख लें, चाहे 1 डिग्री, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री, सभी क्या बनाती हैं? सभी सर्किल बनाती है। 1 डिग्री, मान लो ये 0 डिग्री है, ये क्या है? 1 डिग्री है, ये भी वृत्त बनाएगी। 2 डिग्री, ये भी बड़ा वृत्त बनाएगी। यानी सभी देशांतर रेखाएं बड़ा वृत्त बनाती हैं, लेकिन केवल 0 डिग्री अक्षांश रेखा बड़ा वृत्त बनाती है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
विषुवत रेखा, ये हमारा वृत्त, बड़ा वृत्त है। मुख्य देशांतर रेखा, ये भी हमारा बड़ा वृत्त है ना। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, सारी देशांतर रेखाएं बड़ा वृत्त बनाती हैं। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, तो उत्तरी अक्षांश रेखा 60 डिग्री की है। अगर 0 डिग्री की होती तब तो वो बड़ा वृत्त बनाती, क्योंकि 60 डिग्री की है तो जैसे हम ऊपर या नीचे जाते जाते हैं आकार अक्षांश होगा क्या होता जाता है, कम होता जाता है, तो बड़ा वृत्त नहीं बनाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा है ग्लोब पर बड़ा वृत्त या वृहद वृत्त बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं, तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा नहीं बनाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं 7 नंबर। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। तो शून्य अक्षांश और शून्य अंश देशांतर जो है वो अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, अटलांटिक महासागर। 8 नंबर देखो कि निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है। दूरतम उत्तर में अवस्थित होने का मतलब कि जिसकी अक्षांश रेखा हम देखेंगे नॉर्थ में, उत्तर की बात की जा रही है ना, तो नॉर्थ में जो अक्षांश रेखा दूरी पर होगी, सबसे दूर पर होगी, जिसका अंश सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा, हमारा सबसे उत्तर में स्थित होगा। देखो बीजिंग और नई दिल्ली ये क्या है, हमारे गर्मी वाले क्षेत्र है। गर्मी वाले क्षेत्र यानी क्या, इनका अक्षांश रेखा क्या होगा, नीचे होगा। और ये थोड़ा ठंडक वाले क्षेत्र में रहते हैं, स्थित हैं, तो इनका अक्षांश रेखा क्या होगी, थोड़ा ऊपर होगी। ठीक है, तो बताओ अब इसमें से आपको देखना है न्यूयॉर्क और रोम में किसकी अवस्थिति की, मतलब किसका पोजीशन जो है ज़्यादा नॉर्थ है। तो इसमें रोम का जो पोजीशन है, उस रोम का पोजीशन ज़्यादा नॉर्थ है। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रोम इटली 41 डिग्री 54 अंश जो है नॉर्थ में है, 54 मिनट। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी नंबर, रोम। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखते हैं। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। तो काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो यह स्थिति क्या है। देखो कुछ चीज़ें जान लो। ये हमारी 0 डिग्री देशांतर है, और हमने बताया था कि 0 डिग्री देशांतर को हम लोग समय रेखा भी बोलते हैं, है ना। यहाँ ये समय को निकालती है, हमारी टाइम को निकालती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, है ना। ये क्या है, मध्य समय देती है वो, जिसके आधार पर हम अन्य समय निकालते हैं। इससे जितना हम ईस्ट में बढ़ते जाएंगे उतना समय आगे होता जाएगा। जैसे मान लो कि अगर यहाँ दोपहर में 12 बजा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके आगे वाले क्षेत्रों में 1 बजा होगा, 2 बजा होगा दोपहर का, फिर 3, फिर शाम का 4, फिर 5, फिर 6, 7। और इसके क्या होगा, इसके पहले का 12 बजे, दोपहर के पहले का 11, 10, 9, 8 ऐसे समय होगा। यानी ये समय आगे का है और ये समय पीछे का है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। अब कुछ चीज़ें और समझो। देखो पृथ्वी हमारा एक चक्कर जो है, पृथ्वी हमारा एक चक्कर कितने समय पूरा करती है, 24 घंटे में। यानी 360 डिग्री 24 घंटे में हम 360 डिग्री घूमते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपान 24 बराबर 15 डिग्री। यानी एक चीज़ हमको प्राप्त हुई कि 1 घंटे में 15 अंश के बराबर होता है। 1 घंटा जो होता है वो 15 डिग्री के बराबर होता है। अब देखो 1 घंटे को क्या लिख सकते हैं हम, 60 मिनट लिख सकते हैं। 60 मिनट बराबर 15 डिग्री हो जाएगा। अगर हम 1 डिग्री में निकालें तो 1 डिग्री बराबर 60/15 यानी 4 मिनट। अर्थात हम 1 अंश को 4 मिनट बराबर लिख सकते हैं। यानी 1 अंश जो है 4 मिनट के बराबर है और 1 घंटा जो है 15 डिग्री के बराबर है। ये 2 चीज़ें याद रखेंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं टाइम जोन वाले क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन लिखा है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। ग्रीनविच है, इससे 2 घंटा आगे, यानी ईस्ट की बात कर रहे हैं। हमने बताया था कि ईस्ट में समय क्या होता है, आगे होता है। आगे होने का मतलब क्या है, लिखा है कि आगे है, आगे होने का मतलब क्या है, ईस्ट की बात कर रहा है। और इधर क्या होता है समय, पीछे।
टाइम क्या है यहाँ आगे है और यहाँ टाइम क्या है पीछे। आप क्वेश्चन को देखो कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। अब देखो 1 घंटा में 15 डिग्री का अंतर है। 1 घंटा जो है 15 डिग्री के बराबर है। तो अगर 2 घंटा पूछा जाएगा तो 2 गुणे 15 बराबर 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री के अंतर की बात कर रहा है। अब किधर की बात कर रहा है? ईस्ट, तो ईस्ट हो जाएगा। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री पश्चिम नहीं, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, बिल्कुल सही। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही। 28 डिग्री ये भी गलत हो जाएगा। 28 डिग्री पश्चिम देशांतर ये भी गलत हो जाएगा। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर ग्रीनविच से काहिरा का समय कितना है? 2 घंटा आगे है, तो अंश में अगर बदलेंगे उसको तो कितना आएगा? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर या ईस्ट में, है ना। 9 नंबर हो गया। अब चलते हैं 10 नंबर पर। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, जब ग्रीनविच में 0 डिग्री लाइन पर 12 बजे, ठीक है। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है, यहाँ 12 है, तो 5 बजे शाम का समय क्या होगा? आगे का होगा, है ना। यानी ईस्ट की बात कर रहा है। कहीं पर 5 बजे हैं शाम के, और ये क्या है? दोपहर। निम्नलिखित में से वह कौन सा याम उत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? देखो 12 से अगर 5 जाएं तो कितना समय अंतर है? लगभग 5 घंटे का अंतर है। यानी 5 घंटे, 5 आवर। अब 5 आवर को डिग्री में बदलना है। हमको पता है कि 1 आवर में कितना होता है? 15 डिग्री। तो 5 आवर में कितना हो जाएगा? 15 गुणे 5 75 डिग्री, है ना। अब क्या होगा? 75 डिग्री ईस्ट, यानी 75 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात की जा रही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो 75 डिग्री ईस्ट में, पश्चिम पूरब, ये ए नंबर 75 डिग्री पूरब में हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर देखते हैं। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोबल वृत्त का निर्माण करता है? प्रधान यामोत्तर क्या है? 0 डिग्री लाइन। और 0 डिग्री लाइन, ये मान लो 0 डिग्री लाइन है, तो 0 डिग्री लाइन किससे मिलकर के बड़ा वृत्त बनाती है या वृत्त बनाती है? तो ये 0 डिग्री लाइन मान लो है, तो 0 डिग्री लाइन जिसके जस्ट अपोजिट क्या होगी? 180 डिग्री होगी। यानी 180 डिग्री से मिल करके क्या बनाती है? बड़ा वृत्त बनाती है। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री। 12 नंबर देखो। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? यानी देखो ये हमारी 0 डिग्री लाइन यानी ग्रीनविच लाइन, और भारत कहाँ है? ईस्ट में है। यहाँ मान लो कहीं भारत स्थित है, तो भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से समय से कितना आगे है? हमने बताया कि ईस्ट में समय क्या होता है? आगे होता है। तो समय लगभग 5.5 घंटा आगे है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट आगे। ये जरूर ध्यान रखिएगा, आगे। इसमें पीछे लिखा है, ये सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएगा। 5.5 घंटा आगे हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। आप लोगों को पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो उसको घूर्णन कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण बोलते हैं। घूर्णन को हम परिभ्रमण के भी नाम से जानते हैं, है ना। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, बिल्कुल सही, है ना। ये सही है। इसको परिभ्रमण भी कहते हैं। दूसरा देखो, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? सही है ना। तो क्या पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों सही हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री की झुकी हुई है? हमको सबको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 23.5 डिग्री, ए नंबर। प्रदीप वृत्त, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन देखो मान लो कि सन किरणें यहाँ पर पड़ रही हैं। अब सूर्य किरणें इस एरिया में पड़ रही हैं, तो ये वाला भाग जो होगा, अगर सर्किल बनाएं तो ये वाला भाग जो होगा वो क्या कर रहा होगा? रोशनी प्राप्त कर रहा होगा। यहाँ पर दिन होगा। और इसके जस्ट अपोजिट वाले क्षेत्र में जो भाग रोशनी प्राप्त नहीं कर रहा होगा, वहाँ पर क्या होगी?
रात होगी। यानी अगर सर्किल के रूप में बनाया जाए कि सर्किल है, इस सर्किल के इधर दिन और इधर रात, यानी प्रदीप वृत्त क्या हो जाएगा, वह क्षेत्र हो जाएगा, है ना, वह वृत्त हो जाएगा जिसके एक तरफ क्या है, दिन है, एक तरफ रात है। ठीक है, तो सही आंसर देखो क्या हो जाएगा इसमें से, ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, गलत। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जा सकती है, ये भी गलत। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है। हमको पता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है, और उसके कारण क्या होता है, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। यानी क्या होगा, सूर्य के चारों पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर है। इसको हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। और परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। 17 नंबर देखो, 21 जून को पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है। ये जो ऋतु परिवर्तन वाला हमने बताया था, पूरा फिगर से ड्रा करके, वही चीज़ पूछ रहा है इसमें। ये हमारा सन है और ये 21 की स्थिति है, 21 जून की। इस समय सूर्य की रेखा कर्क रेखा पर, मतलब सूर्य की किरणें लंबवत किस पर पड़ रही हैं, कर्क रेखा पर पड़ रही हैं। अब क्वेश्चन को देखो, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। बिल्कुल सही, जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो इस भाग पर क्या होगा, अधिक ऊष्मा प्राप्त होगी। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। जब यहाँ पर रोशनी ज़्यादा प्राप्त हो रही होगी तो दिन की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को क्या बोलते हैं, हमने दो चीज़ें बताई थी, उत्तर अयनात और ग्रीष्म अयनात, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर अयनात। ग्रीष्म अयनात पूछा नहीं है, वो है नहीं ऑप्शन में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर अयनात, क्योंकि सूर्य कहाँ पर है, उत्तरायण है। और जब 22 दिसंबर की स्थिति बनेगी तब सूर्य किरणें मालूम मकर रेखा पर सीधी पड़ रही होंगी, तब सूर्य कहाँ होगा, दक्षिणायन होगा, है ना, यानी दक्षिण अयनात में सूर्य होगा। अभी कहाँ पर सूर्य है, उत्तर अयनात में है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर अयनात। 18 में देखो, दक्षिण अयनात के संदर्भ में देखो, आप दक्षिण अयनात पूछ लिया, तो दक्षिण अयनात में क्या हो, दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, बिल्कुल सही। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। दक्षिण गोलार्ध पर छोटे दिन व लंबी रातें होती, देखो ये ध्यान देने वाली बात है। जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पे पड़ रही तो वहाँ दिन क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, जबकि इसमें क्या कह रहा है कि दिन छोटे हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये गलत है। तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी सही आंसर क्या है हमारा, 1 और 2 सही। तो सी नंबर सही हो जाएगा हमारा, 1 और 2 सही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर देखें कि विषुव के संदर्भ में विचार कीजिए। इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, बिल्कुल सही। जब विषुव की अवस्था होती है, यानी ये हमारा सन है, यानी इस अवस्था की बात कर रहे हैं जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होती हैं तब की बात की जा रही है। तब कब होता है, 23 सितंबर की अवस्था। 23 सितंबर में सूर्य की किरणें क्या करती हैं, भूमध्य रेखा पर लंबवत करती हैं, और साथ में 21 मार्च को। ये 2 अवस्थाएं हैं, यानी इन अवस्थाओं के बारे में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस अवस्था में सूर्य किरणें विषुवत रेखा पर, विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, बिल्कुल सही। पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। देखो, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही होंगी तो यहाँ पर भी सूर्य की किरणें उतनी मिल रही होंगी, कर्क रेखा पर वाले रीजन में भी, और मकर रेखा वाले रीजन में भी उतनी ही सूर्य की किरणें मिल रही होंगी। यानी दिन रात की स्थिति सभी जगह क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये भी सही है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता है। जब सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही हैं तो जरूरी है कि नॉर्थ वाला और साउथ वाला रीजन, कोई भी रीजन सूर्य की ओर झुका नहीं। मान लो कर्क रेखा पर पड़ती तो ये होता है कि नॉर्थ वाला रीजन क्या है, सूर्य की ओर झुका हुआ है, यानी सूर्य की रोशनी नॉर्थ वाला रीजन भी, यानी उत्तरी ध्रुव भी क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। लेकिन इस अवस्था में क्या कर रहा है, न ये प्राप्त कर रहा है, न ये प्राप्त कर रहा है, यानी न ये झुका है सूर्य की ओर उन्मुख है, न ये सूर्य की ओर उन्मुख है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका, ये सही है, सही ये भी है ना। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही, उपयुक्त सभी सही।
अब अगला देखो, लीप वर्ष अधिकतम में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष, देखो जो साधारण वर्ष होता है हमारा वो 365 दिन का होता है। 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी क्या करती है? एक परिक्रमा पूरा करती है। तो अगले दिन भी क्या होगा? 365 दिन और 6 घंटे ये पहले वाले, और फिर इसमें क्या करेगा अगले वर्ष? फिर 6 घंटे और मूव करेगा, यानी टोटल क्या हो जाएगा? 12 घंटे। फिर अगले वर्ष 365 दिन, फिर 6 जुड़ जाएगा 18 घंटे। फिर अगले वर्ष 365 दिन, 18 में फिर 6 जोड़ो, क्योंकि हमने बताया कि एक परिक्रमण कितने दिन में करता है? 365 दिन 6 घंटे में। तो अब फिर एक 6 घंटा और जुड़ जाएगा इसमें, तो 24 घंटे हो जाएगा। यानी 4 साल बाद, 4 साल बाद क्या कर देंगे हम? 365 दिन और जो 24 घंटा हमारा बन रहा है वो फिर से एक दिन में, 24 घंटा कितने के बराबर होता है? एक दिन के बराबर होता है। एक दिन, यानी 365 में अगर एक दिन जोड़ोगे तो 366 हो जाएगा। यानी 4 साल बाद क्या हो जाएगा? यही 362 दिन 366 दिन में बदल जाएगा। यानी लीप वर्ष की बात की जा रही, तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। हर 4 साल बाद क्या होता है? एक लीप वर्ष होता है। ठीक है, तो लीप वर्ष में कितने दिन? 366 दिन। और साधारण वर्ष में कितने? 362 दिन, क्योंकि 6 घंटा को दिन में तो काउंट कर नहीं सकते, है ना। 24 घंटा तो दिन में काउंट हो गया, और काउंट होकर क्या बना दे? 365 में एक और जुड़ गया, 366 दिन हो गया। ठीक है, 21 नंबर देखते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है, इस नाम क्या दिया जाता है? हमने बताया था उपसौर और अपसौर की अवस्था। उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को, जब सूर्य जो है पृथ्वी की नज़दीक स्थिति में होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उपसौर। और 4 जुलाई की स्थिति कब होती है? जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, और इस अवस्था को क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सूर्योदय या अपसौर की अवस्था। सूर्य जब पृथ्वी से नज़दीक होता है तो उसको बोलते हैं उपसौर, और वो कब होता है? 3 जनवरी के आसपास। और जब सूर्य पृथ्वी से दूर की अवस्था में होता है, अधिकतम दूरी पर होता है, तो उसको अपसौर बोलते हैं, है ना। वो कब होता है? 4 जुलाई को होता है। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा, सूर्योदय या अपसौर। बाईस नंबर देखो, थोड़ा दूर हो गया है ऑप्शन। मौसम परिवर्तन पर दिन के समय और रात के समय की अवधि में भिन्नता निम्न कारण होती है। दिन और रात के समय में भिन्नता, है ना, किसके कारण होती है? पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार तरीके से सूर्य के चारों ओर घूर्णन, पृथ्वी का इसकी धुरी पर घूर्णन, नत अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन। देखो, नत अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी कारण क्या होता है? दिन रात होते हैं। हमने बताया था कि दिन रात का कारण क्या होता है? पृथ्वी का घूर्णन। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखो, सूर्य के चारों ओर घूर्णन मतलब क्या हो जाएगा? परिक्रमा हो जाएगी। और परिक्रमा के कारण क्या होता है? ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। और पृथ्वी का इसके धुरी पर घूर्णन, ये सही हो सकता है। लेकिन नत अक्ष पर, यानी नत अक्ष पर मतलब कि कहा गया है कि अगर जो पृथ्वी जो झुकाव ली है, यानी उस अक्ष पर झुकाव के साथ घूर्णन, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। यानी हम सी नंबर लगाएंगे। लगा तो बी भी सकते थे, लेकिन नत अक्ष भी जोड़ दिया गया है, यानी सबसे सही आंसर क्या हो सकता है हमारा? सी नंबर। इसलिए हम सी लगाएंगे, नत अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन। एक पर्यवेक्षक को पृथ्वी की सतह से हमेशा चांद का एक ही फलक दिखाई देता है। चांद का घूर्णन और परिक्रमण दोनों समान होते हैं, और इसी के कारण क्या होता है कि पृथ्वी से हमेशा इसका एक ही फलक दिखाई देता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण का मार्ग सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के समान ही है ना। दूसरा देखते हैं, इसकी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की अवधि उसकी अपनी धुरी के चारों घूर्णन की अवधि के समान है। देखो, यही वही बात कर रहा है कि इसका घूर्णन और परिक्रमण क्या है? समान है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर, कि इसकी पृथ्वी के चारों परिक्रमण, यानी परिक्रमण और परिक्रमण की अवधि और अपनी धुरी पे चारों घूर्णन, ये क्या है? समान है। तो बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। एक दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है।
तब पृथ्वी के लिए कहा जाता है। जब सूर्य पृथ्वी इसके निकट होता है तो उस अवस्था को उपसौर बोलते हैं, और जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस अवस्था को अपसौर बोलते हैं। तो इसमें निकट पूछ रहा है तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपसौर वाला हो जाएगा। देखो उपभू और अपभू, देखो इसमें पृथ्वी और सूर्य के निकट और दूरी की बात की जाइए, लेकिन अगर चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी की बात की जाए कि अगर चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है तो उसको क्या बोलेंगे, उपभू। अगर चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर है तो उसको क्या बोलेंगे, अपभू। ये सूर्य की स्थिति की बात की जाती है जब उपसौर और अपसौर की बात की जाती है। उपसौर को इंग्लिश में क्या पेरीहेलियन बोलते हैं, और अपसौर को क्या बोलते हैं, अपेहेलियन बोलते हैं, है ना। तो निम्नतम और अधिकतम दूरी चंद्रमा की, उसको क्या बोलते हैं, उपभू और अपभू। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो 25 नंबर देखते हैं, इसमें सही आंसर क्या होगा हमारा, उपसौर। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं, पृथ्वी एक घूर्णन लगभग कितने समय पूरा करती है। पृथ्वी एक घूर्णन लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। 23 घंटे 56 मिनट करके कुछ ऐसा है, तो लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कोरियालिस बल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। देखो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इस घूर्णन के कारण इस पर एक विक्षेप बल काम करता है। इस घूर्णन के कारण इस पर एक विक्षेप बल काम करता है, और विक्षेप बल ऐसा काम करता है कि जो 40 चीज़ें होती हैं, जैसे द्रव हो गया, है ना, समुद्र का जल हो गया और हवा हो गई, ये प्रभावित होती है। और कुछ इस तरह प्रभावित होती है कि नॉर्थ वाले रीजन में जो हवाएं चल रही होती हैं, जो सागर का पानी होता है, वो क्या होता है, दाहिने साइड में, है ना, यानी राइट साइड में क्या होता है, डेविएट हो जाता है। और जो साउथ वाली रीजन में जो है वो क्या होता है, वो बाएं साइड में क्या होता है, डेविएट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये क्या है, विक्षेप बल होता है, इसको बोलते हैं, या बोल देते हैं कोरियालिस बल। कोरियालिस बल या विक्षेप बल, यानी विक्षेपित हो गई। ठीक है, क्या होता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण इस पर एक प्रकार का विक्षेप बल लगता है, जो पृथ्वी पर 40 चीज़ों को, जैसे हवा हो गई या पानी हो गया और समुद्र का पानी हो, उसको डेविएट करता है। तो क्या करता है, डेविएट कैसे डेविएट करता है कि अगर नॉर्थ वाली रीजन की बात की जाए, पृथ्वी के हेमिस्फीयर की, नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात की जाए, तो उधर दाहिने साइड में डेविएट हो जाता है, और साउथ की बात की जाए तो उधर क्या होता है, बाएं साइड में डेविएट हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कारक कोरियालिस बल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, नहीं। पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी ग्रही पवनों का तंत्र, ये गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का घूर्णन। पेज चेंज हुआ है, इसलिए क्वेश्चन क्या हुआ है, नीचे ऑप्शन कुछ खिसक गया है। ठीक है, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन, मौसम उसकी बनावट में परिवर्तन, मौसम की बात की जा रही है, यानी ऋतुओं की बात की जा रही है, उसका कारण क्या होता है, परिक्रमण। देखो क्वेश्चन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी का परिक्रमण में क्या हो जाएगा, सही आंसर। 28 देखो, समोच्च रेखाएं हैं। समोच्च रेखाएं क्या होती है, समान ऊंचाई की रेखाएं होती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई की रेखाएं क्या हो जाएंगी, हमारी समोच्च रेखाएं हो जाएंगी, यानी ये सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखो, पृथ्वी का अपने अक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर सूर्य से निकटतम दूरी तो क्या बोलते हैं, उपसौर। अधिकतम दूरी अपसौर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उपसौर। निकटतम दूरी पूछ रहा है ना, हाँ, निकटतम दूरी यानी उपसौर। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो उसको बोलते हैं सिजगी। सिजगी की अवस्था तब होती है जब तीनों एक सीध में होते हैं। तीनों कौन, सूर्य, चंद्रमा, तीनों एक सीधी रेखा में। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो उस अवस्था को बोलते हैं सिजगी। और इसमें व्युत्पत्ति भी लिखा है, इसको देख लो। ये होती सूर्य ग्रहण की स्थिति। सूर्य ग्रहण में जो सेलेस्टियल बॉडीज़ का क्रम होता है, जैसे जैसे वो एस्टेब्लिश्ड होती हैं,
जैसे जैसे वो उनका क्रम होता है उसको क्या बोलते हैं, सूर्यग्रहण, और वियुत को क्या बोलते हैं, चंद्रग्रहण। इसमें क्या होता है कि चंद्रमा बीच में है, अर्थ एक साइड है और सन एक साइड है, यानी ऐसी अवस्था को जब बनेगी तो उसको क्या बोलेंगे, युति बोलेंगे। और ये कब कैसी अवस्था है, जब पृथ्वी होती है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है, और जब मून यानी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। इस अवस्था को बोलते हैं वियुति और इस अवस्था को बोलते हैं क्या, युति। और तीनों अगर साधारण भाषा में किया जाए कि अगर तीनों एक साथ हों, क्रम की बात ना की जाए कि ऐसे ऐसे हों, तब उसको क्या बोल देंगे, सिजगी, यानी टर्म है सिजगी, तीनों एक सीधी रेखा में। और युद्ध किसकी स्थिति है, सूर्यग्रहण की स्थिति, यानी सूर्यग्रहण में जैसे वो अपना बनाते हैं स्थान, है ना, युद्ध किसकी स्थिति है, चंद्रग्रहण की स्थिति है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिजगी, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में हो। सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण की बात तो कर नहीं रहे, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिजगी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कारक युग्म पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी है। ज्वार के बारे में पूछ रहा है कि ज्वार के विलंब होने के कारण कौन से हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के इस भाग पर ज्वार आया और इसके जस्ट अपोजिट भाग पर भी ज्वार आता है अपकेंद्री बल के कारण, है ना। और इस भाग में क्या आते हैं, जब इस समय ज्वार आ रहे होते हैं तो ये भाग जो होते हैं ये भाटा के होते हैं, यानी यहाँ पर आया हाई टाइड, हाई टाइड मतलब ज्वार, और यहाँ पर आया लो टाइड, लो टाइड, यहाँ पर भी हाई टाइड और यहाँ पर लो टाइड। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य, यानी ये ज्वार आया, इसके बाद दोबारा ये ज्वार कितनी विलंब के बाद आएगा। देखो प्रत्येक 24 घंटे के बाद ये ज्वार आएगा, है ना। लेकिन होता क्या है कि पृथ्वी की घूर्णन और चंद्रमा के परिक्रमण के कारण इसमें कुछ विलंब हो जाता है। इनका गति कुछ इस प्रकार की है कि जो ज्वार 12 घंटे के बाद आना चाहिए वो 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है, जो प्रत्यक्ष ज्वार 24 घंटे के बाद आना चाहिए वो 24 घंटे 52 मिनट विलंब के बाद आता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिघूर्णन। इसमें ऑप्शन देना चाहिए कि ऑप्शन 1 सही, ऑप्शन 2 सही, ऑप्शन 1 या 4 सही, है ना, तो दिया नहीं गया है। लेकिन इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, 1 और 4 सही, 1 और 4 सही इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ज्वार आया, यहाँ पर ज्वार आएगा तो मान लीजिए इसके 6 घंटे बाद यहाँ पर आता है भाटा, फिर 6 घंटे बाद यहाँ पर आता है दूसरा ज्वार, यानी 12 घंटे बाद क्या आता है, ज्वार आता है। लेकिन इसमें विलंब होता है, और कितना विलंब होता है, 12 घंटे 26 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट से विलंब से ज्वार आता है, 26 मिनट विलंब से, है ना। और फिर जो अगला ज्वार आएगा, यानी फिर से उसी स्थिति में कब पहुंचेंगे हम, जब दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य जो 52 मिनट का समय बोल रहा है वो कब पहुंचेंगे, फिर से 6 घंटे। अब ये देखो 6 घंटे 13 मिनट, ये कितने समय पर आना चाहिए, 6 घंटे पर आना चाहिए यहाँ पर भाटा जो है लो टाइड, और कितने समय में आ रहा है, 6 घंटे 13 मिनट पे। ये कितने समय में आना चाहिए, 6 घंटे पर फिर इसके बाद आना चाहिए, यानी टोटल 12 घंटे बाद आना चाहिए। तो कितने समय में आ रहा है, 6 घंटे 13 मिनट बाद, 6 6 12 और 13 दूना 26, यानी 12 घंटे 26 मिनट बाद क्या आ रहा है, हाई टाइड आ रहा है। फिर 6 घंटे 13 मिनट बाद लो टाइड इस एरिया में आएगा यहाँ पर, और फिर से दो प्रत्यक्ष ज्वारों, यह क्या है, इसको हम बोलते हैं, अगर दो ज्वारों के बीच की दूरी को बोलते हैं, मतलब वो निकालना हो, समय निकालना हो, तो बोलते हैं दो प्रत्यक्ष ज्वार। दो प्रत्यक्ष ज्वार का मतलब ये नहीं कि ये ज्वार और ये ज्वार, दो प्रत्यक्ष ज्वार में इसकी स्थिति दोबारा कब होगी, है ना। तो इसकी स्थिति दोबारा फिर 6 आवर 13 मिनट, यानी जो ज्वार 24 घंटे में आना चाहिए था प्रत्यक्ष ज्वार दोबारा, वो कितने समय में आ रहा है, 24 घंटे 52 मिनट में। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ये 52 मिनट का जो डिले हो रहा है, ये 52 मिनट का डिले क्यों हो रहा है, तो 52 मिनट का डिले हो रहा है पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा के परिकीर्ण के कारण, इन दोनों को के कारण हो रहा है।
ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं इसको। यहाँ पर ज्वार आया 6 घंटे 13 मिनट बाद, फिर क्या आएगा लो टाइड, फिर 6 घंटे 13 मिनट बाद क्या आएगा हाई टाइड, यानी टोटल समय कितना होगा 12 घंटे 26 मिनट के बाद क्या आएगा यहाँ पर हाई टाइड। फिर 6 घंटे 13 मिनट बाद क्या आएगा इधर लो टाइड, फिर 6 घंटे 13 मिनट बाद क्या आएगा यहाँ पर हाई घंटे, यानी टोटल देखा जाए तो 24 घंटे यहाँ पर शुरू हुआ, फिर यहाँ से 24 घंटे 52 मिनट बाद क्या आएगा यहाँ पर फिर से प्रत्यक्ष ज्वार जो यहाँ पर होगा वो दिखाई देगा। 31 नंबर हो गया। 32 नंबर देखते हैं। शरद अनाथ 22 दिसंबर के समय सूर्य की किरणों का निर्माण का छूट गया यहाँ पर, किरणों का निर्माण होता है कि आपतन से कर्क रेखा पर निम्न में से किस कोण का निर्माण होता है। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि अगर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ रही हैं लंबवत, तो जो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी उनका कोण क्या होगा, उनका इंक्लिनेशन क्या होगा, तो होगा 47 डिग्री सेंटीग्रेड, 47 डिग्री अंश है ना, 47 अंश या 47 डिग्री, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 47 डिग्री। 33 नंबर देखते हैं कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स निम्नलिखित में से कब होता है। यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्या है कि जब सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है तब दो स्थिति बनती है, एक 23 सितंबर की स्थिति जिसको हम पतझड़ का समय बोलते हैं, और एक बनती है 21 मार्च की स्थिति जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बसंत का समय, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो ये कब आता है 21 मार्च की स्थिति, ठीक है। अपसौर की स्थिति होती है उपसौर और अपसौर। अपसौर की स्थिति कब होती है जुलाई को, यानी सूर्य जब अधिक दूरी पर होता है 4 जुलाई। अब देखो 35 नंबर, वायु प्रवाह सीधी रेखा में नहीं होता है। कारण क्या है कि वायु प्रवाह सीधी रेखा में क्यों नहीं होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण वायु का विक्षेपण होता है। हमने बताया था कि वायु का विक्षेपण यही क्या है कोरियालिस बल है, और इसी विक्षेपण के कारण क्या होता है जो हवाएं अपने सामान्य गति में बह रही होती हैं वो क्या होती हैं विक्षेपित हो रही होती हैं, ठीक है, सामान्य दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं। यानी कथन क्या है कि वायु प्रवाह सीधी रेखा में नहीं होता है क्योंकि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण वायु का विक्षेपण होता है। यानी कथन कार दोनों सही हैं और उसका क्या करता है स्पष्टीकरण भी करता है विश्लेषण भी करता है। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, कथन और कार दोनों सही हैं तथा कार कथन का सही विश्लेषण है। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे ये गलत हो जाएंगे। 36 नंबर देखो, महीने में कितनी बार पृथ्वी चंद्रमा सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। तो महीने बाद जो संभावना बनती है वो दो बार क्या होंगे, तीनों एक सीधी रेखा में हो सकते हैं, है ना, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा। 37 नंबर देखो, पृथ्वी का विषुवत रेखीय परिधि क्या है। तो पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि होती है 40,076 किलोमीटर के आसपास। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर देखो, जब सूर्य मकर रेखा पर उदर चमकता है यानी मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो समस्त विश्व में दिन रात एक बराबर होते हैं। दक्षिण गोलार्ध में रातें दिन की अपेक्षा लंबी होती हैं, ये वाला सही है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमक रही हैं तो वहाँ पर दिन की लंबाई क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी और रात की लंबाई क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन देखो कि दक्षिण गोलार्ध में रातें दिन की अपेक्षा, नहीं ये गलत हो जाएगा, दक्षिण गोलार्ध में रातें दिन की अपेक्षा लंबी होती हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर देखो, समस्त विश्व में दिन रातें क्या हो जाएंगी बराबर। समस्त विश्व में दिन रात का बराबर होती हैं जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत चमक रही होती हैं। सी देखो, आर्कटिक क्षेत्र में रातें 24 घंटे के बराबर होगी, ये ऑप्शन बन सकता है। अगला देखो, अंटार्कटिक क्षेत्र में दिन और रातें 12 घंटे की अवधि के होते हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक, सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं मकर रेखा पर, यानी आर्कटिक इस क्षेत्र की बात की जा रही है। तो आर्कटिक क्षेत्र में 24 घंटे के बराबर होती है, आर्कटिक क्षेत्र में रातें 24 घंटे के बराबर, ये ऑप्शन सही हो सकता है हमारा, है ना। अंटार्कटिक क्षेत्र में दिन और रातें 12 घंटे की अवधि होती है, नहीं दिन रात दोनों 12 घंटे की अवधि में थोड़ी ना हो जाएगा अंटार्कटिक क्षेत्र में। यहाँ पर जब होते तब हो जाता है भूमध्य रेखा पर, जब भूमध्य रेखा पर होते हैं तब दिन रातें क्या होती हैं बराबर होती हैं, यानी ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अगर भूमध्य रेखा पर होती तब ये सही हो जाता है, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, आर्कटिक क्षेत्र में रातें 24 घंटे के बराबर होती हैं। 39 नंबर देखो, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाले पवन विक्षेप को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो विक्षेप होता है उसको क्या बोलते हैं कोरियालिस बल, या हमने बताया था कि विक्षेपी बल। देखो विक्षेपी बल कहाँ है, ये देखो भू विक्षेपी बल लिखा है, तो ये सही हमारा आंसर हो जाएगा। वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में दिखता है। जिधर सूर्य होगा सूर्य के विपरीत अवस्था में क्या होता है इंद्रधनुष दिखता है। चूँकि पूछ रहा है कि वर्षा के दिन में दोपहर के बाद
दोपहर के बाद सूर्य क्या होगा, ईस्ट से घूम करके पश्चिम की साइड में आ चुका होगा, पूरब मतलब पश्चिम की साइड में, वेस्ट की साइड में आ चुका होगा। और जब वेस्ट की साइड में आ चुका होगा तो इंद्रधनुष हमें किधर दिखेगा, उसके जस्ट अपोजिट वाले छेद में, यानी पूरब में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में दिखता है, तो पूरब में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनात कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनात कब होता है, यानी दक्षिण गोलार्ध में गर्मी कब होती है, तो होती है 22 दिसंबर को, है ना। 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ रही होती हैं। 42 नंबर देखो, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, दक्षिण गोलार्ध में जब सूर्य किरणें लंबवत चमकेंगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा दिन होगा। और दक्षिण गोलार्ध पर सूर्य की लंबवत किरणें कब चमकती हैं, 22 दिसंबर को चमकती हैं, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, हाँ 22 दिसंबर, ठीक है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस पर लंबवत चमकती हैं, मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर को, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में ज्वार भाट आता है, ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा कब आता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों क्या होती हैं, एक सीधी रेखा में होती हैं, तब क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। तो जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होती है, ये सही आंसर हो जाएगा हमारा। जब चंद्रमा पृथ्वी एक दूसरे के दाहिने कोण में होते हैं, गलत। जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के दाहिने कोण में हैं, गलत। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के दाहिने कोण में हैं, गलत। यानी सही आंसर क्या है, जब तीनों एक सीधी रेखा में हैं। चंद्रग्रहण होता है, चंद्रग्रहण तब होता है जब क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। देखो इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ऑप्शन नंबर बी देखो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जब अर्थ क्या होती है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, तब ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, चंद्रग्रहण बोलते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर, जब पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में। चंद्रग्रहण होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में। बिल्कुल सही आंसर बी नंबर, पृथ्वी आ जाती है सूर्य चंद्रमा के बीच में। देखो दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, रिपीट हो गया, ठीक है। 46 और 47 नंबर। 48 नंबर देखो, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है, तो लगभग 8 मिनट के आसपास का समय लगता है। तो सही आंसर 8 मिनट हो जाएगा। सूर्य ग्रहण का कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या को। और चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण अमावस्या को, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित होते हैं, तब उस स्थिति को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही स्थिति में स्थित हों, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सिजगी। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिजगी। देखो, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक ही ओर स्थित होते हैं, तब उस स्थिति को क्या कहते हैं। हमने बताया था अगर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति की बात करेगा, है ना, अगर ये कहेगा कि पृथ्वी जो है बीच में है और दोनों तरफ क्या है, चंद्रमा और मतलब सूर्य हैं, तब उस स्थिति को क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ पूछेगा तब तो वो युति में ढूंढेंगे आंसर। अगर ये कहेगा कि तीनों एक सीधी रेखा वाला कुछ पूछेगा, तब उस अवस्था में केवल आंसर क्या होगा हमारा, सिजगी होगा। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सिजगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या करा है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित हैं। अब देखो, अर्थ है, अर्थ के एक ही ओर स्थित मतलब मून और सन। और ये भी तो हो सकता है कि अर्थ के एक ओर सन हो फिर मून हो। यानी क्या होगा कि कोई हमको नॉन नहीं चीज़ें बता रहा है कि हम ये स्थिति ऐसी बन रही है या ऐसी बन रही, यानी हमको क्या पूछ रहा है, एक सीधी रेखा की स्थिति के बारे में पूछ रहा है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिजगी हो जाएगा। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। 50 क्वेश्चन लगभग हो गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक इतना रखते हैं, फिर आगे क्लास में जो बाकी क्वेश्चन हमारे वो हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। निम्न में से कौन सा कारक युग्म पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी है। ज्वार के बारे में पूछ रहा है कि ज्वार के विलंब होने के कारण कौन से हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि पृथ्वी है और पृथ्वी के इस भाग पर ज्वार आया और इसके जस्ट अपोजिट भाग पर भी ज्वार आता है, अब केंद्रीय बल के कारण, है ना। और इस भाग में क्या आते हैं, जब इस समय ज्वार आ रहे होते हैं तो ये भाग जो होते हैं ये भाटा के होते हैं। यानी यहाँ पर आया हाई टाइड, हाई टाइड मतलब ज्वार, और यहाँ पर आया लो टाइड, लो टाइड। यहाँ पर भी हाई टाइड और यहाँ पर
लो टाइड। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य, यानी ये ज्वार आया, इसके बाद दोबारा ये ज्वार कितनी विलंब के बाद आएगा। देखो प्रत्येक 24 घंटे के बाद ये ज्वार आएगा, है ना। लेकिन होता क्या है कि पृथ्वी की घूर्णन और चंद्रमा के का परिक्रमण के कारण इसमें कुछ विलंब हो जाता है। इनका गति कुछ इस प्रकार की है कि जो ज्वार 12 घंटे के बाद आना चाहिए वो 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। जो प्रत्यक्ष ज्वार 24 घंटे के बाद आना चाहिए वो 24 घंटे 52 मिनट विलंब के बाद आता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिघूर्णन। इसमें ऑप्शन देना चाहिए कि ऑप्शन 1 सही, ऑप्शन 2 सही, ऑप्शन 1 या 4 सही, है ना। तो दिया नहीं गया है, लेकिन इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? 1 और 4 सही। 1 और 4 सही इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ज्वार आया, यहाँ पर ज्वार आएगा तो मान लीजिए इसके 6 घंटे बाद यहाँ पर आता है भाटा, फिर 6 घंटे बाद यहाँ पर आता है दूसरा ज्वार, यानी 12 घंटे बाद क्या आता है? ज्वार आता है। लेकिन इसमें विलंब होता है, और कितना विलंब होता है? 12 घंटे 26 मिनट। 12 घंटे 26 मिनट से विलंब से ज्वार आता है, 26 मिनट विलंब से, है ना। और फिर जो अगला ज्वार आएगा, यानी फिर से उसी स्थिति में कब पहुंचेंगे हम? जब दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य जो 52 मिनट का समय बोल रहा है वो कब पहुंचेंगे? फिर से 6 घंटे। अब ये देखो 6 घंटे 13 मिनट, ये कितने समय पर आना चाहिए? 6 घंटे पर आना चाहिए यहाँ पर भाटा जो है लो टाइड, और कितने समय में आ रहा है? 6 घंटे 13 मिनट पे। ये कितने समय में आना चाहिए? 6 घंटे पर फिर इसके बाद आना चाहिए, यानी टोटल 12 घंटे बाद आना चाहिए। तो कितने समय में आ रहा है? 6 घंटे 13 मिनट बाद। 6 6 12 और 13 दूना 26, यानी 12 घंटे 26 मिनट बाद क्या आ रहा है? हाई टाइड आ रहा है। फिर 6 घंटे 13 मिनट बाद लो टाइड इस एरिया में आएगा यहाँ पर। और फिर से दो प्रत्यक्ष ज्वारों, या क्या है इसको हम बोलते हैं, अगर दो ज्वारों के बीच की दूरी को बोलते हैं, मतलब वो निकालना हो, समय निकालना हो, तो बोलते हैं दो प्रत्यक्ष ज्वार। दो प्रत्यक्ष ज्वार का मतलब ये नहीं कि ये ज्वार और ये ज्वार, दो प्रत्यक्ष ज्वार में इसकी स्थिति दोबारा कब होगी, है ना। तो इसकी स्थिति दोबारा फिर 6 आवर 13 मिनट, यानी जो ज्वार 24 घंटे में आना चाहिए था प्रत्यक्ष ज्वार दोबारा, वो कितने समय में आ रहा है? 24 घंटे 52 मिनट में। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ये 52 मिनट का जो डिले हो रहा है, ये 52 मिनट का डिले क्यों हो रहा है? तो 52 मिनट का डिले हो रहा है पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा के परिकीर्ण के कारण, इन दोनों को के कारण हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं इसको। यहाँ पर ज्वार आया 6 घंटे 13 मिनट बाद, फिर क्या आएगा? लो टाइड। फिर 6 घंटे 13 मिनट बाद क्या आएगा? हाई टाइड, यानी टोटल समय कितना होगा? 12 घंटे 26 मिनट के बाद क्या आएगा? यहाँ पर हाई टाइड। फिर 6 घंटे 13 मिनट बाद क्या आएगा? इधर लो टाइड। फिर 6 घंटे 13 मिनट बाद क्या आएगा? यहाँ पर हाई घंटे, यानी टोटल देखा जाए तो 24 घंटे यहाँ पर शुरू हुआ, फिर यहाँ से 24 घंटे 52 मिनट बाद क्या आएगा? यहाँ पर फिर से प्रत्यक्ष ज्वार जो यहाँ पर होगा वो दिखाई देगा। 31 नंबर हो गया। 32 नंबर देखते हैं। शरद अनाथ 22 दिसंबर के समय सूर्य की किरणों का निर्माण का छूट गया। यहाँ पर किरणों का निर्माण होता है कि आपतन से कर्क रेखा पर निम्न में से किस कोण का निर्माण होता है? क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि अगर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ रही हैं लंबवत, तो जो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी उनका कोण क्या होगा, उनका इंक्लिनेशन क्या होगा? तो होगा 47 डिग्री सेंटीग्रेड, 47 डिग्री अंश, है ना। 47 अंश या 47 डिग्री, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 47 डिग्री। 33 नंबर देखते हैं कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स निम्नलिखित में से कब होता है? यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्या है कि जब सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, तब दो स्थिति बनती है। एक 23 सितंबर की स्थिति जिसको हम पतझड़ का समय बोलते हैं, और एक बनती है 21 मार्च की स्थिति जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बसंत का समय, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो ये कब आता है? 21 मार्च की स्थिति, ठीक है।